जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। बेसिकली हम लोग आज स्टैटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिक्स शुरू करेंगे तो ये स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। आज की क्लास शुरू करें उससे पहले एक ही निवेदन कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, घंटे वाले बटन को दबा दीजिए और आप पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं है, तो कंजूसी ना करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिक्स की। व्हाट इज मैकेनिक्स, यानी यांत्रिकी क्या है। तो जब हमने सोचा तो हमें पता चला कि मैकेनिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द एक्शन ऑन बॉडीज अंडर द फोर्सेस द बॉडीज मूव आर बी एट रेस्ट। यांत्रिकी कहता है कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसकी दो ही कंडीशन हो सकती हैं, दो ही सिचुएशन आ सकती हैं। पहला ये कि वस्तु अपनी जगह से हिल जाए, मतलब मूव कर जाए, गतिमान हो जाए, और दूसरा ये कि अपनी जगह पर बना रहे, यानी स्थिर रहे, ठीक है। तो यांत्रिकी एक प्रकार का विज्ञान है जो ये कहता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु या तो गतिमान हो सकता है या तो रुका रहेगा, ठीक है। अब मैकेनिक्स हैज 2 ब्रांचेस। मैकेनिक्स की 2 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 स्टैटिक्स, नंबर 2 डायनामिक्स। स्टैटिक को हम लोग हिंदी में स्थिति विज्ञान कहते हैं या स्थैतिकी कहते हैं, और डायनामिक्स को हम लोग गति विज्ञान या गतिकी कहते हैं। स्टैटिक्स क्या कहता है? स्टैटिक्स इज द ब्रांच डीलिंग विद द स्टेट ऑफ बॉडी एट रेस्ट। स्टैटिक्स जो होता है यानी स्थिति विज्ञान एक ऐसी शाखा है जो ये बताती है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु रुकी रहेगी। मतलब ये कि बल लगाने के बाद अगर वस्तु रुका है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? स्टैटिक्स के अंतर्गत आएगा, यानी स्थिति विज्ञान के अंतर्गत आएगा। डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स इज द ब्रांच डीलिंग विद बॉडीज इन मोशन। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु गतिमान हो जाएगी। अगर ये सिचुएशन आती है तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? गति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब मामला ये है कि भाई सीधी सी बात है, हम लोग ये जानते भी हैं कि हम किसी वस्तु पर धक्का लगाएंगे तो या तो गतिमान हो जाएगा या तो रुका रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यात्रा पर हैं, अचानक चलते चलते आपकी कार बंद हो गई, आप बार बार शेल्फ लगा रहे, नहीं स्टार्ट हो रही है, तो आप 2-4 लोगों को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं भैया धक्का लगाओ, हो सकता है स्टार्ट हो जाए, है ना। जो आप धक्का लगाते हैं वो लोग, तो उसकी 2 ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो धक्का लगाने के बाद आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाए या तो रुकी रहे। तो भाई इसमें लफड़ा क्या है? हम लोग जान चुके हैं कि या तो आगे बढ़ जाएगी, गतिमान हो जाएगी, या तो रुकी रहेगी। तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? जरूरत है जब आपके कार को 2-3-4 लोगों ने धक्का लगाया और आपकी कार अपनी जगह से नहीं हिलती है, तो आप सोचते हैं भाई आगे कहीं नहीं बढ़ रही है, गाड़ी तो न्यूट्रल में है या फिर गियर में हो, क्लच दबाया है, फिर भी गाड़ी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो क्या करते हैं, आप उतर के देखते हैं कि भाई टायर के नीचे कोई पत्थर तो नहीं है, कोई ईंट तो नहीं है जो रोक रहा हो, या फिर देखते हैं कि पहिए में हवा है कि नहीं है। तो तरह तरह की सिचुएशन आपके दिमाग में आती है, तरह तरह की बातें आपके दिमाग में आती है कि क्या रीज़न है कि हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। बस उसी रीज़न की बात कर रहा हूँ। जब किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी तो हम सोचेंगे कि भाई क्या क्या रीज़न हो सकती हैं कि वस्तु हमारी आगे नहीं बढ़ रही है, गतिमान नहीं हो रही है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग स्टैटिक्स में क्या करेंगे? डिस्कस करने वाले हैं। बात आई समझ में? डायनामिक्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, कोई वस्तु पर बल लगाया आपने तो बल लगाने के बाद वो तो गतिमान होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि वो गतिमान हो जाए, गतिमान हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग उस पर विचार करते हैं कि भाई कितना बल लगाया और किस तरह से गतिमान हुआ। भाई कितना बल लगाया, किस तरह से गतिमान हुआ। भाई बात आई समझ में? तो गतिमान है तब भी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि इतना बल लगाया तो इतना गतिमान हुआ, इतना बल लगाया तो इतनी दूर तक गया ना। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज स्टैटिक्स की। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स शुरू करने से पहले आपको समझ लेना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टैटिक्स का पूरा सिलेबस लिख रखा है। पहला चैप्टर हमारा है कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बलों का संयोजन एवं वियोजन, बलों का संयोजन एवं वियोजन। दूसरा चैप्टर आपका है इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक कण पर लगे हुए 3 बलों का संतुलन, ठीक है। तीसरा चैप्टर आपका है इक्विलिब्रियम ऑफ मोर देन 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है। एक कण पर 3 से अधिक लगे हुए बलों का संतुलन। नेक्स्ट चैप्टर आपका है पैरेलल फोर्सेस, समांतर बल। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मोमेंट्स एंड कपल, आघूर्ण और बलयुग, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र।
इसके बाद बारी आती है इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। रिजिड मतलब दृढ़, है ना। तो किसी दृढ़ पिंड पर, है ना, दृढ़ पिंड पर लगे हुए तीन बलों का संतुलन। अभी यहाँ पर कण की बात हो रही थी, है ना, कण की बात हो रही थी, पार्टिकल की बात हो रही थी, यहाँ पर पूरी बॉडी की बात हो रही है। एक बॉडी में इनफाइनाइट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी तक हम लोग संतुलन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई वो सामान्य सी कौन कौन सी कंडीशन होगी, कौन कौन सी शर्तें होंगी, कौन कौन से प्रतिबंध होंगे जो संतुलन को बताते हैं, यानी संतुलन की सामान्य शर्तें या सामान्य प्रतिबंध। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है फ्रिक्शन यानी घर्षण आता है, और उसके बाद आता है कॉमन कैटनरी, उभयनिष्ठ कैटनरी, और फिर आता है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी और अस्थायी संतुलन, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन कैटनरी और ये स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये आपकी बीएससी का पार्ट है, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन का पार्ट है, बाकी इतना हम लोग इंटरमीडिएट के सिलेबस में पढ़ चुके हैं। बेसिकली अब तो सिलेबस चेंज हो गया तो स्टैटिक्स हट चुका है, लेकिन पुरानी किताबें जो 6 किताबें चलती थी उसमें स्टैटिक्स और डायनेमिक्स 2 किताबें हुआ करती थी, तो उसमें हम लोग ये सब पढ़ते थे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है स्टैटिक्स का, हम लोग स्टैटिक्स में सबको पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चैप्टर वाइज नहीं लेकर चलूँगा, क्योंकि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो हमको सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ना होगा। ऐसा थोड़ी है कि एक चैप्टर पढ़ेंगे, 2 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ना हमको सब है, तो हम लोग चैप्टर वाइज लेकर नहीं चलेंगे, हम लोग एक किनारे शुरू करेंगे और आखिरी तक पहुँचाएंगे, ठीक है। एक किनारे शुरू करेंगे और आखिरी तक पहुँचाएंगे, जो जो हमारे काम का, जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिजल्टेंट फोर्सेस की, है ना, रिजल्टेंट फोर्सेस। ऐसा समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं बिठा नहीं रहा हूँ। रिजल्टेंट फोर्सेस। अब रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब होता है परिणामी, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है? रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। परिणामी बल क्या होता है? अब परिणामी का मतलब होता है कुल मिलाकर, कुल मिलाकर। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई वस्तु है, ये आपके पास कोई वस्तु है, इस पर आपने 2 बल लगाया, 2 बल लगाया। मान लो एक बल आपने इधर से लगाया F1 और एक बल आपने इधर ही लगा दिया F2, इधर ही लगा दिया आपने, ठीक है। एक बल F1 है, दूसरा बल क्या है F2। दोनों बल एक ही साइड में लग रहे हैं, एक ही साइड में लग रहे हैं। चलो ये लेफ्ट साइड है आपका, ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ऐसे समझ लेते हैं, है ना। दोनों बल जब लेफ्ट साइड में ही लग रहे हैं, तो इनका जब रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, है ना, रिजल्टेंट को हम आर से डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप कैपिटल एफ लिख दीजिए, है ना, कैपिटल एफ, ठीक है। तो रिजल्टेंट एफ क्या होता है? F1 प्लस F2 होता है। क्या होता है? F1 प्लस F2। जाहिर सी बात है, अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स आप लगा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों बल जुड़ जाएंगे और आपस में जुड़ के एक साथ एक बल लगाते हैं। परिणामी बल का मतलब क्या होता है? ये तो मैंने F का मान निकाल दिया। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि भाई रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, परिणामी का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको नहीं बताया, बता रहा हूँ। पहले ये समझ लेते हैं कि जब दोनों बल एक डायरेक्शन में लगेंगे तब क्या आएगा? रिजल्टेंट। और जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तब क्या रिजल्टेंट आएगा? तो जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल खड़ी है, 2 लोग धक्का लगा रहे हैं, 2 लोग धक्का लगा रहे हैं, तो 2 लोग अगर पीछे से धक्का लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है गाड़ी आगे ही बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है 10 न्यूटन का बल एक इंसान लगाया हो, 15 न्यूटन का बल एक इंसान ने लगाया हो, तो दोनों का मिलकर 25 न्यूटन जा रहा है। तो 25 न्यूटन जा रहा है तो धक्का लगाया जोर से, ठीक है, तो गाड़ी आगे बढ़ गई। तो जब दोनों बल एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो वहां पर उनका रिजल्टेंट जो आएगा वो F1 प्लस F2 आएगा। अगर सिचुएशन बदल जाती, ये जो आपका F2 है, ठीक है, ये F2 आपका इधर लगे, तो सिचुएशन क्या होगी? तो सिचुएशन ये होगी कि जो बल ज्यादा रहेगा, भाई सीधी सी बात है, रस्सी खींच आप खेल देखे होंगे, 4 लोग इधर से पकड़ के खींचते हैं, 4 लोग उधर से पकड़ के खींचते हैं, है ना। अब अगर ये पार्टी इधर है, एक पार्टी इधर है, बीच में ये रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, तो पता चला कि इधर 2 4 6 लोग इधर हैं 2 4 6 लोग। जो ज्यादा बल लगाता है वो रस्सी को खींच ले जाता है, जो ज्यादा बल लगाता है वो रस्सी को खींच ले जाता है। इधर वाले ज्यादा बल लगाएंगे तो इधर वाले खींच ले जाएंगे, इधर वाले ज्यादा बल लगाएंगे इधर वाले खींच ले जाएंगे, है ना। वैसे रस्सी की खेल जो है अच्छा होता है, लेकिन मुझे तो इसमें खेल मजा आता है कि जोर लगा के खींचो उसके बाद छोड़ दो, है ना, जोर लगा के खींचो उसके बाद छोड़ दो, है ना, ले जाओ तारा रस्सी ले जाओ, लगा लो बल जितना लगाना है। तो एक बार जोर लगा के खींचा उसके बाद छोड़ दिया, जैसे छोड़ा, भाई अगर मैं इधर से पकड़ खींच रहा हूँ, पूरा बल लगाया उसके बाद छोड़ दिया, तो
तो उन लोगों ने तो पूरा बल लगा के खींचा ही था, ले जाओ सब 4 5 6 लोग थे, एक के ऊपर एक लग गए, ठीक है। हालांकि ये तो मजाक की बात हो गई। मैं बात कर रहा था कि अगर 2 बल अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो जो ज्यादा होगा वो खींच पाएगा, जो ज्यादा होगा वो खींच पाएगा। एक कुर्सी है बीच में, उधर से आप खींच रहे हैं, इधर से मैं खींच रहा हूं, तो जो ज्यादा बल लगाएगा वो खींच ले जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता ये चला कि भाई कितना बल कौन ज्यादा लगाएगा। मान लो F2 की वैल्यू है 10 न्यूटन, F1 की वैल्यू 15 न्यूटन, तो कौन खींच पाएगा, कौन खींच पाएगा, F1 खींच ले जाएगा, क्योंकि इसका ज्यादा है, ये 15 न्यूटन और ये 10 न्यूटन। कितना ज्यादा है, 5 न्यूटन ज्यादा है। कैसे पता चला, जब हमने F1 में से F2 को घटाया तो हमें पता चला कि जो रिजल्टेंट है इसका वो कितना है, वो 5 न्यूटन है। ये 5 न्यूटन ज्यादा लगा रहा है इसलिए खींच पा रहा है। हालांकि यहाँ पर माइनस का साइन नहीं होता, डिफरेंस का साइन होता, अंतर होता। अंतर का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हर बार F1 माइनस F2 ही हो, F2 माइनस F1 भी हो सकता है। भाई अगर ये 15 न्यूटन होता और ये 10 न्यूटन होता तब तो ये खींच ले जाता ना, तब तो ये खींच ले जाता। तो यहाँ पर हम माइनस ना लिख के हम क्या लिखते हैं, F1 डिफरेंस F2। क्या लिखते हैं, F1 डिफरेंस F2। डिफरेंस का मतलब है कि इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उनमें से हम घटा लेंगे, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उनमें से हम घटा लेंगे। अगर हम माइनस का साइन लेकर चलें तो मामला क्या फंसेगा। अगर मैं कहता हूं कि भाई ये होता है F1 माइनस F2, क्या होता है F1 माइनस F2, और सिचुएशन में F2 की वैल्यू कितनी है, 15 है, और F1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ये तो आ गया -5, ये तो आ गया -5, है ना। तो यहाँ पर हम लोग -5 ना लिख के 5 लिखेंगे, है ना। हम ये लोग हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों बलों में अंतर निकाल रहे हैं कि भाई कौन ज्यादा लगाया था। तो -5 न्यूटन थोड़ी होता है, 5 न्यूटन 10 न्यूटन पॉजिटिव लेकर चलेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब 10 में से आप 15 घटाओगे तो -5 आएगा। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि भाई F2 ने क्या किया, F1 से 5 न्यूटन बल ज्यादा लगाया, ठीक है। ये बातें होती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर हम लोग डिफरेंस का साइन लगाएंगे। अगर माइनस का लगाएंगे तो कभी कभी बल निकालते समय नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव हमें चाहिए नहीं, इसलिए हम डिफरेंस का साइन लगाएंगे। डिफरेंस ये बताएगा कि जब F1 ज्यादा होगा तो F1 में से F2 को घटा लेंगे, और जब F2 ज्यादा होगा तो F2 में से F1 को घटा लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात कि परिणामी बल क्या होता है जब एक डायरेक्शन में बल लगे तब, और जब अपोजिट डायरेक्शन में बल लगे तब। जब एक ही डायरेक्शन में लगेंगे F = F1 + F2 होगा, और जब अपोजिट में लगेंगे तो F = F1 डिफरेंस F2 होगा, ठीक है। F1 में से F2 को घटाएं, F2 में से F1 को घटाएं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि परिणामी बल का मान क्या होगा। अब मैं बताता हूं कि परिणामी बल क्या होगा, ठीक है। 2 बल लग रहे थे F1 और F2, एक लोग 10 न्यूटन का बल लगा के धक्का दे रहे थे, एक लोग 15 न्यूटन का बल लगा के धक्का दे रहे थे। मैं कहता हूं कि आप दोनों मिला के 25 न्यूटन लगा रहे हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में F1 और F2 अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये 10 न्यूटन लगा रहा है, ये 15 न्यूटन लगा रहा है, तो दोनों मिला के कितना लगा रहे हैं, 25 न्यूटन लगा रहे हैं। मैं कहता हूं यार 2 लोग का ढकेलो, एक ही लोग ढकेलो, और एक ही लोग ढकेलो, जितना बल दोनों लोग मिल के लगा रहे थे उतना अकेले लगाओ। तो हम किसी ऐसे इंसान को लाएंगे, भाई हर इंसान के बल लगाने की क्षमता अपनी अपनी है। F1 10 न्यूटन लगा पा रहा था, F2 15 न्यूटन ही लगा पा रहा था, इससे ज्यादा वो लगा नहीं सकता है। और मैं कहता हूं कि 2 लोग मिलकर 25 न्यूटन लगा रहे हो, कोई एक लोग ढकेलो, एक ही लोग बल लगाओ और 25 न्यूटन का लगा दो। तो हम कहते हैं कि भाई ना तो F1 की बस की बात है अकेले, ना तो F2 की बस की बात है, कोई तीसरे आदमी को लेकर आओ जो अकेले F2 मतलब 25 न्यूटन लगा सके, जो अकेले 25 न्यूटन का बल लगा सके। तो हमने खोजा, हमें खोजने के बाद एक बंदा मिला जिसका नाम था F, और वो क्या कर रहा था, वो कह रहा था कि हटो दोनों लोग, F1 और F2 हट जाओ, मैं अकेले 25 न्यूटन लगा सकता हूं। तो इसी F को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट बोलते हैं पैरामीटर। 2 बल लग रहे थे अलग अलग 10 न्यूटन 15 न्यूटन, हमने कहा हटाओ इसको, इसकी जगह पर एक ही बल लगाओ उतने के बराबर। तो इन दोनों को हटा दिया, इनकी जगह पर हमने क्या कर दिया, F बल को लगाया, और F क्या था, इन दोनों के जोड़ के बराबर था, इन दोनों के जोड़ के बराबर था, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंस में भी होता है। तो कहने का कोई मतलब ये है कि जहां पर 2 बल 3 बल 4 बल एक साथ लग रहे थे, उनको हटा के एक ही बल लगा दो उनकी जगह पर, वही उसका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट 2 तरह के होते हैं। अगर दोनों बल एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों का आप जोड़ निकाल लो, दोनों को जोड़ लो, वही परिणामी हो जाएगा। और अगर दोनों अपोजिट में लग रहे हैं तो उनका क्या करो, आप डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकालने के बाद जो भी आएगा वही उसका परिणामी हो जाएगा, ठीक। तो ये बेसिक सी बातें थी। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये क्या होता है,
बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। ये क्या कहता है और क्या होता है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे, है ना। फिर फार्मूला क्या आएगा, उस फार्मूले का यूज कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लॉ पर, इस नियम पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अभी 2 फार्मूले निकल के आएंगे और आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ इन्हीं फार्मूलों पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बनता है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, यदि 2 बल किसी एक बिंदु पर कार्यरत हों, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर किसी समांतर चतुर्भुज की एक बिंदु पर कोई 2 बल इस प्रकार कार्यरत हों कि वो दोनों बल उस समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं को निरूपित करती हो, drawn from that point, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram through that point। फिर से समझिएगा ये क्या कह रहा है कि अगर कोई 2 बल हैं किसी समांतर चतुर्भुज की एक बिंदु पर कार्य कर रही हैं, तो वो दोनों बल उस समांतर चतुर्भुज की किन्हीं 2 भुजाओं को निरूपित करती हैं और वो दोनों भुजाएं उसी बिंदु से स्टार्ट होती हैं। तब ऐसी सिचुएशन में उन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो उस समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, विकर्ण होगा, वो विकर्ण जो उसी पॉइंट से होकर जाता है। अभी मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, यहां से एक फोर्स लग रहा है वो है P, और यहां से एक फोर्स लग रहा है वो है Q, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं ऐसे। ये किस प्रकार से लग रहे हैं, ये किस प्रकार से लग रहे हैं, देखिए ये O हो गया, यहां पर मैं A लिख देता हूं, यहां पर मैं B लिख देता हूं, यहां पर मैं C लिख देता हूं, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, इसको आप C लिख दीजिए, इसको आप B लिख दीजिए, है ना, ऐसे लिख दीजिए OABC, ठीक है। अब देखो ये आपको समांतर चतुर्भुज दिखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा चलेगा। तो ये कह रहा है कि अगर 2 बल हों, मान लो एक बल P है, एक बल Q है, ये दोनों बल एक ही पॉइंट O पर कार्यरत है, ठीक है। तो ये दोनों बल इस समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं को निरूपित करेंगे। देखो ये OA जो आपका P फोर्स है, P बल है, ये OA की तरफ लग रहा है, और जो Q है वो OB की तरफ लग रहा है। वही तो कह रहा है कि अगर 2 बल आपको दिए जाएं और वो एक ही बिंदु पर लगें, और एक ही बिंदु पर लगने के बाद किसी समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं को निरूपित करें, तब ऐसी सिचुएशन में इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा, और ये विकर्ण कहां से जाना चाहिए, उसी पॉइंट से जाना चाहिए जिस पॉइंट से ये दोनों बल निकल गए। सिंपली हम इसको R से डिनोट करते हैं। तो सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि 2 बल अगर लग रहे हो P और Q, तो इनका परिणामी R होगा। ये R इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा। और कैसा विकर्ण होगा भाई, इसके 2 विकर्ण होंगे ना, एक विकर्ण तो यहां से भी जाएगा, लेकिन वो वाला विकर्ण नहीं लेना आपको वो वाला विकर्ण लेना है जो इसी पॉइंट से जाए, इसी पॉइंट से P भी जाएगा, इसी पॉइंट से Q भी जाएगा, इसी पॉइंट से R भी जाएगा, ठीक है। तो हमें इस R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये पूरा प्रमेय आपका कहता है, ठीक है, ये पूरा नियम आपका कहता है। अब हम लोग R कैसे निकालेंगे, तो देखो हम कहते हैं लेट P एंड Q are two forces acting at a point O along sides OA and हमने कहा कि मान लिया कि 2 बल हैं P और Q, यहाँ मैंने डायग्राम में पहले लिख दिया था। यहाँ पर अब हम लोग कह रहे हैं कि ये दो बल हम मान रहे हैं। तो एक बल P है और एक बल Q है, ये दोनों ही बल OA और OB के डायरेक्शन में लग रही हैं, ठीक है। तब then their resultant R will act
along OC। तब हमने कहा कि तब इन दोनों बलों का जो परिणामी R होगा वो OC के अनुदिश कार्य करेगा। ठीक है, ये हमने कह दिया। अब हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमने क्या कहा कि हमने कहा ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये एंगल है अल्फा, क्या है, अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन P and R and alpha with the angle between P and Q। सॉरी, यहाँ पर जो आपका ये अल्फा है ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, P and Q, P and Q। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो थीटा है वो P और R के बीच का कोण है, और ये जो अल्फा है वो P और Q के बीच का कोण है। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, एक लंब खींचना पड़ेगा। इसको हमने नाम दे दिया D, है ना, इसको हमने नाम दे दिया D। तो अगर इसको मैं D कहता हूँ तो ये क्या होगा भाई, ये तो 90 डिग्री होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर परपेंडिकुलरली लंब खींचा है। ठीक है, अच्छा ये अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये अगर OAP है तो BC भी P ही होगा, और अगर OBQ है तो AC भी क्या होगा, AC भी Q ही होगा। ये P हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक, जितना कोण ये होगा ये पूरा आपका अल्फा है, ये पूरा कोण आपका क्या है, अल्फा है। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये भी होगा। एक सीधी रेखा पर बनने वाली कोण बराबर होती है। तो ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से मुझे चाहिए क्या, ध्यान से देखो, आप किस त्रिभुज को देख रहे हो, ODC। आप इस वाले त्रिभुज को देखो, ODC। तो ODC को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ऐसे मैं बनाता हूँ। ये आपका O हो गया, ये D हो गया, और ये C हो गया। ठीक है, हमको R की वैल्यू चाहिए। सीधी सी बात है, ये 90 डिग्री है, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। जब आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अल्फा यहाँ पर है तो ये हो गया लंब, ये हो गया आपका लंब यानी परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है तो ये हो गया हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और ये हो गया आपका आधार यानी बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर थ्योरम लगाएंगे जिससे हमारा R का मान निकल के चला आएगा। R का मान निकालने के लिए हमें चाहिए बेस यानी OD चाहिए। क्या चाहिए, O से लेकर D तक चाहिए, और हमें चाहिए DC यानी CD, ये वाला हमको चाहिए। तभी तो हम R का वैल्यू निकालेंगे, तभी हम वहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य जो होगा वो O से लेकर D तक निकालना होगा, और C से लेकर D तक निकालना होगा। ठीक है, तो O से लेकर D तक कैसे निकलेगा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका P है ही, यहाँ से यहाँ तक आपका P है, बस इतना ही निकाल लो, और दोनों को जोड़ दो। दोनों को भाई यहाँ से यहाँ तक P है, इतना निकाल लिया, पूरे को जोड़ दिया तो हमको O से लेकर D तक मिल जाएगा, और उसके बाद हम CD निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ADC, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ADC। ठीक है, ADC। हम सबसे पहले बात करेंगे साइन अल्फा की। हमने क्या कहा, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये 90, ये अल्फा है तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये 90 है तो ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक सामने वाला 90 के ठीक सामने वाला कर्ण होता है, हाइपोटेनियस हो गया, और ये हो गया बेस। ठीक है, तो क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर आपका है CD, है ना, ये मैंने परपेंडिकुलर लिखा है, नहीं तो आप समझ लें कि ये वाला P आ गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है। तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, CD अपॉन में कितना भाई, CD अपॉन में AC लिखो या डायरेक्ट मैं Q लिखता हूँ, है ना, Q लिखता हूँ, ये हो गया Q। तो यहाँ से CD की वैल्यू क्या निकल के आई, Q साइन अल्फा। ठीक है, तो CD आपको मिल चुका है, ये हो गया आपका Q साइन अल्फा। ओके, अब देखो
हमको चाहिए क्या, ये तो हमको मिल चुका, अब हमें चाहिए एडी, तो लगा दो cos, है ना, एंड cos अल्फा क्या होगा, cos अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है एडी, हाइपोटेनियस है क्यू, तो एडी अपॉन में कितना भैया क्यू, यहाँ से एडी क्या निकलेगा, एडी निकल के आया क्यू cos अल्फा, ठीक है, तो ये आपका मिल गया क्यू cos अल्फा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहां से देखो देयरफॉर ओडी क्या हो जाएगा, ओडी यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा ओ ए प्लस में एडी, और ओ ए आपका पी है और जो एडी निकल के आया वो आया है क्यू cos अल्फा, यानी कुल मिला के बात इतनी है, यहां से लेकर और यहां तक पूरा आपका क्या हो गया P प्लस क्यू cos अल्फा, तो यहां से लेकर यहां तक ये हो गया और ये आपका क्यू साइन अल्फा हो गया। अब आप इस बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, लगाओगे आपको सिंपली आर की वैल्यू मिल जाएगी, तो लगा देते हैं। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, ओसी का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर प्लस में सीडी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर बराबर ओडी का स्क्वायर प्लस में सीडी का स्क्वायर, ओसी आपका आर है तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर, ओडी ये है तो पी प्लस क्यू cos अल्फा का स्क्वायर प्लस में सीडी क्या है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होगा। इसको ओपन कर लेते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस में 2pq cos अल्फा और आगे है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखिए यहाँ भी cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ में लोगे तो क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रहा हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया प्लस में यहाँ से क्यू स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq cos अल्फा। क्या किया मैंने, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ ले लिया, क्यू स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो ये आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 1 तो आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, ठीक है, यही हो जाएगा आपका परिणामी। और होता क्या है कि यहाँ से आप चाहें तो इधर अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, रूट लग जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले से हम लोग काफी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे परिणामी बल का सूत्र। अब यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं। वो कह सकता है कि दोनों बलों का परिमाण बराबर है ना, मतलब P और Q दोनों बराबर हैं, तो जहाँ Q है चाहे वहाँ P रख दो और जहाँ P है वहाँ चाहे Q रख दो, मतलब दोनों की जगह पर एक ही रख दो, यहाँ P तो यहाँ P, यहाँ Q तो यहाँ Q, दोनों बल बराबर है। तो ऐसा हो सकता है कह दे कि एक बल दूसरे का आधा है, एक बल दूसरे का 3 गुना है, तो जैसा सा कंडीशन देगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम लोग काम करने वाले हैं। तो एक फार्मूला मैं यहाँ पर ये वाला अलग से लिख दे रहा हूँ, ये फार्मूला हमने निकाल लिया और ये आया है किसका फार्मूला, दो बलों के परिणामी बल का फार्मूला, ठीक है, ये आ गया। अगर आपको आर का मान चाहिए तो आप इधर से स्क्वायर हटाओगे उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया। अब सवाल ये उठता है, हमसे एंगल भी पूछता है, और कौन सा एंगल, ये थीटा वाला एंगल। हमसे कह देता है कि बताओ परिणामी बल जो है वो पी के साथ कितना कोण बना रहा है, फिर हमसे कह देता है कि बताओ आर जो है वो क्यू के साथ कितना कोण बना रहा है। तो हम लोग अब थीटा की बात करेंगे। तो थीटा निकालना बहुत कठिन काम नहीं है, ये थीटा है, हम क्या करेंगे, हम वही वाला ट्रायंगल लेंगे ODC, तो tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे कड़, है ना, तो कहाँ पर लिखें, चलो ये मिटा देते हैं, है ना, ये मिटा देते हैं। आपको लिखना होगा तो आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं हमारे मिटाने से पहले, और वहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है लंब बटे कड़, यानी CD बटे में कितना भैया OD। अब CD कितना है, CD है Q साइन अल्फा और OD कितना है P प्लस Q cos अल्फा, ठीक है। तो ये है आपका एंगल का फार्मूला। अब इसमें भी डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कह देगा कि R जो है P के परपेंडिकुलर लंबवत है, मतलब थीटा 90 है, तो आपको थीटा 90 रख दोगे, ठीक है। वो कहेगा
वो कहेगा कि थीटा जो है वो 30 अंश का कोण बनाता है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। वो कहेगा 45 का बनाता है, तो यहाँ 45 हो जाएगा। जैसी सिचुएशन देगा वैसे हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो 2 फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ये पैरामी निकालने का और ये कोण निकालने का। ध्यान रखिएगा ये जो कोण निकल के आया है ये कैसा कोण है, ये R और P के बीच का कोण है। अगर आपसे R और Q के बीच का कोण पूछेगा तो ध्यान से देखो, ये पूरा कोण कितना है, अल्फा है। ये पूरा कितना है, अल्फा है। और ये कितना है, थीटा है। अगर मुझे ये वाला चाहिए तो मैं अल्फा में से थीटा माइनस कर दूंगा, अल्फा में से थीटा माइनस कर दूंगा, अल्फा माइनस थीटा। बात आई समझ में? तो अल्फा में से थीटा को माइनस कर दोगे तो आपका एंगल निकल जाएगा। मतलब अगर ये tan थीटा है तो tan अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू दे देगा। मान लो अल्फा की वैल्यू 60 अंश है और थीटा की वैल्यू 30 अंश आया है। आपने निकाला थीटा का मान कितना आ गया, 30 अंश आ गया। और अल्फा की वैल्यू मान लो उसने दे रखा है पहले क्वेश्चन में 60 डिग्री। तो अगर आपको थीटा पता है, अगर आपको अल्फा पता है, पूरा अल्फा पता है, तो क्या अल्फा माइनस थीटा नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। 60 माइनस 30 कर देंगे तो यहाँ से आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि थीटा अगर निकल गया है तो अल्फा माइनस थीटा भी निकाल सकते हैं। और अगर 2 बल हमें दिए गए हैं तो उनका परिणामी भी हम इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है और उस समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं पर अगर कोई 2 बल आप दिखाते हो और वो दोनों बल अगर किसी पॉइंट से होकर जाते हैं तो उनका जो परिणामी होगा वो उसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा। कैसा विकर्ण होगा, जो उसी पॉइंट से होकर जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमको 2 फार्मूले मिल गए। मैंने जो भी आपको बताया, ये सब पूरा कहानी जो भी मैंने आपको बताया, जो भी डिराइव किया, जो भी फार्मूला निकाला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि 2 बलों का परिणामी का फार्मूला ये होता है और परिणामी और एक बल के बीच का कोण ये होता है। ठीक है, तो P के और R के बीच का कोण ये है। अगर हमको Q और R के बीच का कोण निकालना हुआ तो हमें अल्फा पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए। अल्फा में से थीटा माइनस कर लेंगे तो निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, परिणामी बल का जो फार्मूला निकाला, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा और tan थीटा इक्वल टू Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा का जो फार्मूला निकाला है, अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस P and Q act at right angles to P, then angle between the forces is। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये बिटवीन लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बलों का परिणामी जो है वो P के साथ क्या कर रहा है, राइट एंगल्स पे, मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है। ऐसे समझो, यही था, ये P था, ये R था और ये Q था। कह रहा है कि P और Q 2 बलों का जो परिणामी है वो R है और R क्या कर रहा है, P के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये थीटा जो है वो 90 है। एक बात हमें समझ में आ गई, जो थीटा दिया गया था वो कितना है, 90 है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ये जो आप कहें कि 90 डिग्री का संबंध ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होगा, ये तो ऐसे बनता है। मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो कह रहा कि एंगल बिटवीन द फोर्सेस, तब आपको बताना है कि P और Q के बीच का कोण कितना, यानी अल्फा आपको बताना है। थीटा 90 दिया है, अल्फा पूछ रहा है। ठीक है, तो थीटा 90 दिया है, अल्फा पूछ रहा है, तो अल्फा निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है Q sin अल्फा अपॉन में P प्लस Q tan 90, थीटा कितना 90 है, तो tan 90 करोगे, tan 90 का मान इनफाइनाइट क्या आता है, इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट को हम 1/0 भी तो लिख सकते हैं, 1/0 भी लिख सकते हैं। जब आप 1/0 करोगे तो तिरछा गुणा कर दो, तो P प्लस Q cos अल्फा का 1 में होगा, तो आ गया P प्लस Q cos अल्फा इक्वल टू Q sin अल्फा का 0 में होगा, तो 0 होगा। तिरछा गुणा कर दिया, ये हटा ही दो इनफाइनाइट, तिरछा गुणा कर दिया, तो इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। ठीक है, P को उधर ले जाओगे तो Q cos अल्फा इक्वल टू कितना, माइनस, तो cos अल्फा इक्वल टू कितना, माइनस P/Q, तो अल्फा इक्वल टू कितना, cos इनवर्स माइनस P/Q। ठीक है, तो P और Q के बीच का कोण कितना आ गया, cos इनवर्स माइनस P/Q, माइनस P/Q। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस F and 2F एक्टिंग एट ए पॉइंट व्हेन द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू F इज। कह रहा है कि 2 बल जो हैं, 2 बलों के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, 2 बलों के बीच का कोण निकालना है, या और द एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस F and 2F एक्टिंग एट ए पॉइंट व्हेन द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू F। सेम सिचुएशन दे रहा है, कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर है F और 2F का जो परपेंडिकुलर है वो F के साथ कितना बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तब आपसे कह रहा है कि दोनों यहाँ पर आपकी बार F आ गया है
और यहाँ पर क्या गया है, यहाँ पर आपका आ गया है 2f, यहाँ पर f आ गया, यहाँ पर 2f आ गया। तो कह रहा है कि f और 2f के बीच का कोण यानी अल्फा बताना है, जबकि ये जो रिजल्टेंट है, परिणामी है, वो f के साथ कितना बना 90 बना रहा था। फिर से थीटा 90 दिया है और आपसे अल्फा पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। tan 90 इक्वल टू, अभी हमने रिजल्ट निकाला था लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ, q sin अल्फा अपॉन में p प्लस q cos अल्फा। थीटा को 90 रखा था तो यहाँ से हमको क्या मिला था, cos अल्फा इक्वल टू मिला था माइनस p बाई q। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया। अब p क्या है, p आपका f है, तो हो गया f। q क्या है, q आपका 2f, हो गया f से अब कैंसिल होगा, कितना आ गया -1/2। और -1/2 cos कितने अंश का मान होता है, अगर माइनस ना होता तो ये cos 60 अंश का मान होता है। कितने का, 60 अंश का। cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। लेकिन माइनस लगा है तो माइनस लगा है तो कितने अंश का कोण होगा, कितने अंश का मान होगा, cos 120 अंश का मान होगा। देखो cos 120 को आप क्या लिख सकते हो, cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30, 90 है तो cos sin में बदलेगा और 90 प्लस पे माइनस लग गया और sin 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2। तो cos 120 अंश का मान कितना होता है, -1/2। यहाँ से आपको अल्फा मिल गया कितना, 1/120 अंश। cos अल्फा बराबर -1/2, तो अल्फा का मान कितना 120 अंश। क्यों, क्योंकि cos 120 अंश को -1/2 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होता है। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे सिंगल, इसमें भी थीटा 90 दिया था, इसमें भी थीटा 90। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आर ऑफ फोर्सेस P एंड Q इज अनअल्टर्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ P, इसका मतलब अनअल्टर्ड का मतलब होता है अपरिवर्तित, है ना। कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आर ऑफ फोर्सेस P और Q का जो परिणामी बल है ना, वो कह रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आर ऑफ फोर्सेस P and Q is unaltered by reversing the direction of P, then कह रहा है कि जब दो बलों का परिणामी जो R है, अगर आप P को क्या करते हो, P को रिवर्स कर देते हो, उसका डायरेक्शन बदल देते हो, तब भी जो उनका परिणामी R है वो परिवर्तित नहीं होता। बात है समझ में, कैसे करेंगे जरा देखना। दो बल आपके पास है P और Q, ठीक है। दो बल अगर आपके पास P और Q है, ऐसे ये P है, ये Q है, ठीक है, और ये अल्फा है, ठीक है, ये R है। तो कह रहा है कि अगर दो बल P और Q है तो उनके बीच का परिणामी R है, इसका फार्मूला क्या होता है, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ये तो होता है। अच्छा, अब देखना आगे क्या कह रहा है कि अगर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ P, अगर P का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, जब इसका डायरेक्शन इधर था, तब इनके बीच का कोण कितना है, इनके बीच का कोण अल्फा है। जब डायरेक्शन बदलेगा, ये P इधर होगा, Q इधर होगा, R इधर है, ठीक है, तब आपको P और Q के बीच का कोण बताना है। तब आप इधर से नहीं चलेंगे, इधर से नहीं नापेंगे, तब आप इधर से नापेंगे कि P और Q के बीच का एंगल कितना है। तो ये तो पहले से अल्फा था, अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा 180। जो एंगल होता है ना वो हेड टू हेड नापा जाता है, मतलब इसका तीर ये है, मतलब ऐसे इसको घुमाओगे तो घुमा के लाओगे तो ये तीर ऐसे आएगी और ऐसे भी, तो हेड टू हेड मापा जाता है, हेड टू हेड, ना कि हेड टू टेल, है ना। मतलब कहने का ये है कि जब मुलाकात किसी से आप करते हो तो सामने से नमस्ते या सामने से हाथ मिलाते हो, है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि आप किसी से मिलने के लिए गए तो खड़ा है उधर मुँह करके आप पीछे से उससे हाथ मिला रहे, पीछे से किसी से हाथ मिलाएंगे, है ना। तो जब भी आप एंगल मापते हो हेड टू हेड मापते हो, मतलब पहले अगर ये अल्फा था तो अल्फा कब था, जब इसका डायरेक्शन इधर था, इसका डायरेक्शन इधर था, तब ये यहाँ से चल के अल्फा यानी यहाँ से चल के यहाँ पहुँच रहे थे। लेकिन अब इसका डायरेक्शन पलट गया, इधर हो गया, तो घूम के आपको आना पड़ेगा। जब घूम के आओगे तो इतना एंगल आप निकाल लोगे। तो अब ये कोण हो गया 180 माइनस अल्फा। तो पहली सिचुएशन में R की वैल्यू ये थी, दूसरी सिचुएशन में R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर
प्लस में 2PQ कास 180 माइनस अल्फा, और कास 180 माइनस अल्फा हो गया। ये जो दिया था ना रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ पी, जो दिया था इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब था कि आपको कह रहा था कि जो एंगल आप अल्फा ले रहे थे अब 180 माइनस अल्फा लीजिए। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। जब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर रहेगा तो फिर टाइम नहीं लगना इन सब क्वेश्चन में। पर दो ही समीकरण तो बनाने थे। कास 180 माइनस थीटा, कास थीटा होता है, ये तो भैया कास थीटा हो गया। ये हो गया r स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2PQ कास अल्फा। ठीक है, ये तो होगा। और देखो सॉरी, एक मिस्टेक यहाँ पर हो रहा है, और मिस्टेक क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, ध्यान से। कास 180 माइनस अल्फा है, 180 है तो कास कास ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस अल्फा ये साइन और कोसेक का घर होता है, तो इस घर में जाएगा कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं ये माइनस हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। दोनों को जैसे जोड़ोगे, दोनों को आप कहोगे 1 + 2, दोनों को आप जोड़ोगे तो 2PQ cos अल्फा 2PQ cos अल्फा कट जाएगा, r स्क्वायर 2r स्क्वायर हो गया, 2r स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया, q स्क्वायर 2q स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कट गया, r स्क्वायर कितना आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यानी कि आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन दिया गया था, हमसे कह रहा था कि p और q का जो पडामी है वो r है, जब आप p की दिशा बदल देते हो तब भी r ही रहता है, परिवर्तित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि p/2 = q/3 = r/4 where r is the resultant of two forces p and q acting at a point, then angle of r with p है ना, एंगल ऑफ r with p, r और p के बीच का कोण बता रहा है, वही थीटा निकालना है। r और p के बीच का कोण क्या था, थीटा। इसका r और p के बीच का कोण यही तो निकालना है, थीटा। तो आपको थीटा निकालना है, तो थीटा का फार्मूला आपको पता है। थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा = q sin अल्फा बटे में p + q cos अल्फा, यही होता है। ठीक है, यही होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें PQR चाहिए। देखो p/2 है, q/3 है, r/4 है, तो ऐसा दिया गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ना, p = 2 q = 3 है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो रेशियो में दिया है तो एक कांस्टेंट मानेंगे इक्वल टू के, तो p = 2k, q = 3k, r = 4, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख देना है p = 2 q = 3 r = 4। ठीक है, अब हमें चाहिए q sin अल्फा, तो q का मान तो 3 है, p का मान 2 है, r का मान मतलब p और q की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन sin और cos चाहिए। तो sin और cos कैसे निकलेंगे, ये फार्मूला हमारे पास है ना, r² = p² प्लस में q² प्लस में 2pq cos अल्फा। ठीक है, यहाँ पर हम रख देंगे r p q का मान, तो हमें cos अल्फा मिल जाएगा, और cos अल्फा मिलेगा तो sin अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू कितनी है भाई, r की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, p का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4, q का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर p का मान 2 है, q का मान 3 है, 2 3 6 और 2 12 cos अल्फा। 9 4 13 इधर आया, 3 हो गया, और बटे में 12 है ना, cos अल्फा बराबर कितना, 2 3 6 है ना, 6 × 12। ठीक है, 9 4 13 इधर आएगा, 3 बचेगा, और 3/12 3 4 12। ठीक है, तो cos अल्फा कितना आ गया भैया, 1/4 आ गया। ठीक है, cos अल्फा का मान 1/4 आ गया है। तो अब आपको चाहिए sin अल्फा, आपको क्या चाहिए, sin अल्फा, तो sin अल्फा निकाल लेते हैं। sin अल्फा क्या होता है, √- cos² अल्फा, तो 1 - 1/4 का स्क्वायर 1/16, 16 × 16, 16 में से 1 निकल गया 15, 15/4 √15/4 है ना, √15/4। क्यों, क्योंकि 16 नीचे रहेगा, 16 का वर्गमूल 4, तो sin अल्फा का मान मिल गया √15/4, cos अल्फा मिल गया 1/4। फार्मूले से वैल्यू रख लो, tan थीटा बराबर q का मान कितना है, q का मान 3 है, sin अल्फा कितना है, sin अल्फा है √15/4 बटे में p है 2 प्लस q है 3 गुणे में cos अल्फा कितना है, 1/4, कितना है 1/4, 4 × 8 3 11 है ना, तो ऊपर हो गया 3 √15/4 और नीचे 11/4, 4 से 4 कट गया, आ गया 3 √15/11, यानी थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स 3 √15/11। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो बल हमें दिए जाएँ तो उनके बीच का हम लोग पडामी कैसे निकालते हैं, उनके बीच का कोण कैसे निकालते हैं, और उनको मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दिया, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो इन पर आप जितना ज़्यादा हो पाए उतना क्वेश्चन सॉल्व करें, बड़े काम के फार्मूले हिंदी के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजुलेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा होगा उतना शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।